A very good morning, students. How are you? Hope you're doing well, and welcome to the another online class. As you all know that we are doing our revisions, and we have already completed chapter 1, and today what we are going to see is the chapter 2. Now, chapter 2 is the also the chapter which I have completed this, I believe, before the summer vacation, or before summer vacation, and also before it was the starting point when we started our online classes when I completed this chapter. And I know there are so many students who have not seen this, or those who have not gone through this chapter also. So we will continue with chapter 2. Few students asked me that what will be the syllabus again. I told you that six chapter from Beehive and Moments, and then I gave you the grammar portion, that is tense, and then the writing portion will be your letter and article. Any one can come and you can write any one. ठीक है, दोनों एक में से लेटर या आर्टिकल में से एक लिख सकते हैं, आपको आएगा वहां पे क्वेश्चन. Now and few students were asking कि सर पोएम कौन सी आएगी. पोएम आपके जैसे कि 5 पोएम्स है यहाँ पे. द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री जो है वो आपका ऑमलेट था. उसके अलावा 5 पोएम है, वो पांचों पोएम आएगी. आप लोगों को पांचों पोएम देखना है, एंड यू हैव टू go through the internal and everything. Okay, so that will be that one. So let's come back to the revision portion, that is the chapter number 2, the sound of music. Actually all of you know that we have 2 parts in this chapter. इस chapter में अगर आप ऐसे इनको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 चैप्टर है ना. 2 तो आपकी स्टोरी है और 1 पोएम. ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर 2 पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग है. पार्ट 1 जो है इट इज टॉकिंग अबाउट एवलिन ग्लिन के बारे में बताया गया है, और सेकंड पार्ट जो है वो है बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में. नाउ देयर आर टू पर्संस, 2 लोगों के बारे में स्टार्टिंग का जो है वो पोर्शन दिया गया है. पार्ट 1 एवलिन ग्लिन के बारे में है, एंड द सेकंड वन इज दैट इज बिस्मिल्लाह खान. ओके, तो 2 पोर्शन ऐसे दिए गए. तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द एवलिन ग्लिन. लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट. एवलिन ग्लिन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो एवलिन के बारे में और बिस्मिल्लाह जी के बारे में, इन सब के बारे में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ये लोग बहुत परेशानियों से उठकर इन लोगों ने जो है दे हैव मेड इंडिया एंड ऑल्सो दे हैव मेड द म्यूजिक प्राउड, है ना. एवलिन ग्लिन जैसे कि बाहर की हैं, बट वी ऑल नो दैट उन्होंने म्यूजिक में बहुत ऊंचा काम किया है. उसी के साथ बिस्मिल्लाह खान जी जो इंडिया के हैं, एंड ही हैज मेड द इंडिया प्राउड, एंड ऑल्सो द म्यूजिक, जो म्यूजिक होता है उसको उन लोगों ने बहुत ऊंचा उठाया. तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एवलिन ग्लिन. एवलिन ग्लिन के बारे में जब हम मेन स्पेशलिटी हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब वो बचपन में थी, और जब वो व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ 13 and 12, उस एज में उनका धीरे धीरे करके उनका हियरिंग पावर जो था वो कम हो चुका था, और धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो चुका था. हियरिंग पावर और लिसनिंग पावर जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी. और उसके बाद लोगों ने उनसे कहा कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसको कुछ और काम कराओ, इसको स्पेशल स्कूल में पढ़ाओ जहाँ पे ऐसे लोग पढ़ते हैं, और ये नहीं कर पाएगी क्योंकि वो सुन ही नहीं सकती. बट उन्होंने क्या किया, एवलिन ग्लिन ने अपने दिल में ठान लिया था कि नाउ शी विल लिसन, और शी विल अंडरस्टैंड, और शी विल लर्न हाउ टू प्ले द म्यूजिक एंड ऑल. और उन्होंने ये चीज उनके मन में ठान ली थी कि उनको सीखना है ना, म्यूजिक बजाना उनको सीखना है. और ऐसे करके क्या हुआ, हम पढ़ते हैं एवलिन ग्लिन दुनिया की सबसे बेहतरीन परकशनिस्ट बनी, और उन्होंने कम से कम मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स परकशन वो बजाने, उनको बजाना आया, और लोगों के सामने उन्होंने लोगों को बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सरप्राइज कर दिया कि ऐसा कोई कर सकता है. तो विल बी गोइंग थ्रू पैराग्राफ, थोड़े बहुत पैराग्राफ के पॉइंट्स मैंने लगा रखे हैं. आई ट्राई टू फाइंड आउट कि जो जो जरूरी है, ऐसे तो पूरा चैप्टर जरूरी है, आपको पता है. आई विल सी हाउ इट इज गोइंग. फर्स्ट चैप्टर वी गेट द इंट्रोडक्शन अबाउट द एवलिन ग्लिन. हमें जो हमारे चैप्टर के जो इसके अंदर एवलिन ग्लिन उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन मिलता है. हमें बताया जाता है कि एक छोटी सी लड़की है जो 17 साल की है. ठीक है, वो कहाँ पे, एक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे शी इज स्टैंडिंग देयर एंड शी इज गोइंग टुवर्ड्स प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. लंदन में जो है रॉयल एकेडमी है, म्यूजिक का एक स्कूल है या कॉलेज आप कह सकते हैं, और वहां पे एकेडमी में वो पढ़ने जा रही है. वो 17 साल की है और वो वहां पे खड़ी हुई है. फर्स्ट टाइम लाइफ में एक छोटे से गांव से निकल के
पहली बार वो जो है अपने गांव को छोड़ के लंदन जा रही है वो पढ़ने के लिए, और उसमें सबसे मेन बात क्या बताई गई है, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वहां पे बताया गया है कि वो सुन नहीं सकती, उनको सब कुछ सुनाई नहीं देता। तो यस, एक लड़की जो पहली बार बाहर एक बड़े शहर में जो है पढ़ने के लिए जा रही है, म्यूजिक सीखने जा रही है, और उसको सुनाई नहीं देता, वो अकेले उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो कितनी डरी हुई होंगी, वो चीजें भी हम सोच सकते हैं। ओके, देन द सेकंड पैराग्राफ टॉक्स अबाउट कि कैसे पता चला कि वो जो है सुन नहीं सकती वगैरह, उसके बारे में हमें बताया गया। सेकंड पैराग्राफ कहता है, एट द एज ऑफ 8 year old एवलिन वॉज वेटिंग। नाउ एक बार ऐसा होता है कि उनकी मम्मी जो है पियानो क्लासेस के लिए एवलिन ग्लिन को लेके जाती है, और वो लोग उनके चांस जो वेटिंग करते हैं वहां पे वेट करते थे कि उनका टाइम आए, उनका जो चांस आए पियानो बजाने का। और जब टीचर ने वहां से बुलाया तो एवलिन वो सुन नहीं पाई। ठीक है, तो उस टाइम पे उनकी मदर ने ये नोटिस किया कि उसको शायद सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर वो बिल्कुल हल्का हल्का था, इसलिए उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी दिनों बाद धीरे धीरे करके जो है उनकी जो पढ़ाई में भी उनका बहुत कमजोरी आने लगी। इसका मतलब वो सुन नहीं पाती थी, इसलिए उनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गए। और जब वो 11 साल की थी, 11 साल की उम्र में उनको जो स्पेशलिस्ट, जो ईयर स्पेशलिस्ट होते हैं, उन लोगों के पास दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि ये सुन नहीं सकती है। और एवलिन ग्लिन कहती है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ब्लैक हो गया। सब कुछ ब्लैक होने का मतलब ऐसा नहीं कि उनकी आंखों के सामने ब्लैक हो गया, मगर सब कुछ ब्लैक होने का मतलब ये था कि वो जो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, राइट, म्यूजिक बजाना चाहती थी, वो म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, मगर जब वो सुन ही नहीं सकती तो म्यूजिक कैसे बनाएंगे ना। तो उनके लिए उनका सामने का जो भविष्य था वो सब कुछ उसमें अंधकार छा गया, ऐसा वो कहती है वहां पे। ठीक है ना, उसको बता दिया कि भाई ये सुन नहीं सकती है। और उनके जो टीचर्स है और दूसरे लोग, उन लोगों ने, जो वहाँ के जो रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों ने कहा कि आप क्या करो, इसको एक स्पेशल स्कूल में डाल दो। स्पेशल स्कूल जहाँ पे जो ऐसे बच्चे आते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकते, तो वो वहाँ पे सिखा लेंगे, ऐसे स्कूल में आप डाल दीजिए करके उन्होंने, टीचर्स ने और दूसरे लोगों ने उनसे कहा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन ने ये ठान लिया था कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी, और इसलिए उसने क्या किया, तरीके ढूंढे कि वो कैसे नॉर्मल लाइफ जी सके। और फिर उसके बाद वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अब क्या हुआ, एक दिन जब एवलिन ऐसे बैठी थी तो वो देखती है कि एक बच्ची जो है वो जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन आपको नेक्स्ट पेज पे उधर एक छोटा सा फोटो है, जाइलोफोन वो बजा रही है। तो वो अपने मन में ठानती है कि उसको भी जाइलोफोन सीखना है। ठीक है, तो सारे टीचर्स ने वहां पे मना कर दिया, जाइलोफोन कैसे बजाएगी, जब वो सुन ही नहीं पा रही तो कैसे बजाएगी करके सब टीचर्स ने मना करा। मगर एक टीचर था जिनका नाम रॉन फॉब्स था। ठीक है, उस टीचर ने क्या कहा, उस टीचर ने कहा ठीक है हम कोशिश करेंगे करके, उस टीचर ने हेल्प करी। उस टीचर को पता था कि एवलिन में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, यानी टैलेंट है, तो उस टीचर ने कहा हम कोशिश करते हैं। और उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके से, तरीका जैसे he began to tuning two large drums, दो बड़े बड़े ड्रम इन द सेंस जो ड्रम्स होते हैं आपको पता है, ठीक है, म्यूजिकल ड्रम्स जो होते हैं, उनको दो बड़े ड्रम्स को जो है उन्होंने इस तरीके से ट्यून किया, एक को हाई पिच में एक को लो पिच में ट्यून किया। तो जब वो बजाएंगे तो उसका जो वाइब्रेशन होता था, वो जो हाई पिच का वाइब्रेशन वो अपने एवलिन जो होती थी अपने वेस्ट, कमर के ऊपर से सुनती मतलब महसूस करती थी। और लो पिच वाले को जब वो बजाते थे तो उसका वाइब्रेशन, उसका जो रेजोनेंस होता था वो लो वेस्ट डाउन मतलब नीचे से, अपने कमर के नीचे वाले बॉडी पार्ट से वो महसूस करती थी। तो ऐसे जब वो महसूस करने लगी तो उसको धीरे धीरे करके जो है म्यूजिकल का जो वाइब्रेशन से ही वो समझने लग गई कि म्यूजिक कौन सा बज रहा है और कैसे बज रहा है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके और उन्होंने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सेंसेस को, जो आपके सेंसेस होते हैं, ब्रेन, आपका जो सुनने की ताकत है, और ये सब चीजों को उन्होंने ऐसे मॉडिफाई या कंट्रोल कर लिया कि उनको अब जो है वाइब्रेशन के द्वारा उनको म्यूजिक समझ में आने लगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके बहुत ज्यादा अपने बॉडी को और अपने माइंड को उन्होंने ओपन किया, और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के बाद, प्रैक्टिस के बाद उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने चालू किए। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद कभी भी 4th पैराग्राफ में ऐसा लिखा है कि उसके बाद कभी भी
एवलिन ग्लिन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो हमेशा आगे बढ़ती रही और यूनाइटेड किंगडम यूथ ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने बजाना चालू किया। जब वो 16 की पहुंची, जब वो 16 साल तक पहुंची तो उन्होंने एक तरीके से म्यूजिक अपनी लाइफ, उनकी लाइफ म्यूजिक है करके उन्होंने मान लिया था। और फिर उसके बाद जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में 17 साल की उम्र में उनका कहाँ पे एडमिशन हो गया, रॉयल एकेडमी लंदन में, जहाँ पे उनका एडमिशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वहां पे उन्होंने सीखा। और फिर पैराग्राफ में हम अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा अराउंड 1000 इंस्ट्रूमेंट, 1000 इंस्ट्रूमेंट जो परकशन होते हैं, अलग अलग तरीके के परकशन होते हैं। ये वीडियो जो है, जो फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरा जो पुराना वीडियो है एवलिन ग्लिन के बारे में, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने उसमें फोटोज भी दे रखी है कि परकशन क्या होते हैं वगैरह वगैरह, उसमें मैंने समझा रखा है। तो अराउंड 1000 परकशन जो है उन्होंने बजाना सीख लिए थे और ऐसा कोई नहीं कर पाया था आज तक। ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, बिल्कुल इजीली, मतलब जब वो बजाती थी तो ऐसा लगता नहीं था कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा लगता था कि वो बहुत आराम से बजा रही है ना। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद इतना उन्होंने अच्छी तरह उसको समझ लिया था और वो धीरे धीरे करके ये बजाने लगे। उसके बाद उनका इंटरव्यू वगैरह होता है तो वो लिप्स रीड करके वो समझ जाती थी, उसके बारे में बताया हुआ है। एंड शी टॉक्स कि वो बताती है कि उनको म्यूजिक कैसे सुनाई देता है। तो वो बताती है कि जब वो अपने पूरी उंगलियों से जितनी भी जब वो बजाते हैं, जाइलोफोन में बजाती हैं, तो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो वाइब्रेशंस वो अपने मन, मतलब वो पूरे वाइब्रेशन से वो सुनती है। इवन हर एक बॉडी पार्ट से, उनके बाल, उनके आंख, तो स्किन, उन सब चीजों से वो क्या है, वो इन वाइब्रेशंस को महसूस करती है। और साथ में जब वो किसी स्टेज पे होती है, अगर लकड़ी का स्टेज है तो अपने जूते खोल देती है ताकि उनको वाइब्रेशन जमीन पे भी मिलते रहे। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बताया वहां पे। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे बताया जाता है कि 8 के अंदर 8 पैराग्राफ में बताते हैं कि 1991 में उन्होंने एक रॉयल फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी के प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए वहां पे उन्होंने बजाया और वहां पर ऑडियंस सब चौंक गए, जहां तक कि लोगों ने ऐसा कहने लगा कि शायद भगवान ने उनसे एक चीज तो छीन ली मगर उसको बहुत सारी चीजें और भी दी हैं करके लोग बात कहने लगे। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि वो मतलब फालतू नहीं बैठ सकती जब वो घर पे होती है या कुछ ना कुछ जब उनका कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं होता तो वो कुछ ना कुछ करती रहती है। वो वर्कहॉलिक है, यानी उनको काम करना पसंद है। तो वो कहती हैं कि वो जो जब कोई दूसरा कॉन्सर्ट्स नहीं होते हैं तो वो प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में और ऐसे ऑर्फनेजेस में, ऐसे जगहों पे वो कॉन्सर्ट, फ्री में कॉन्सर्ट करती है। और उनको देख के, एवलिन ग्लिन को देख के जो दूसरे बच्चे हैं जो भी उनकी तरह हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, तो किसी न किसी प्रकार से स्पेशल है, तो वो बच्चे जब एवलिन ग्लिन को देखते हैं तो क्या होता है कि उनको भी इंस्पिरेशन होता है ना, उनको भी लगता है कि यार वो भी कर सकते हैं, अगर एवलिन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा करके लोगों में इंस्पिरेशन भी उन्होंने बहुत सारा बनाया है। तो ऐसा भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक और साइड हम देखते हैं कि एवलिन ग्लिन ने लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मोटिवेट लोगों को किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसा है। तो आप लोगों को इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर पीछे हैं, मगर उसके अलावा अंदर से आपसे पूछे जा सकते हैं कि कब वो उनका कौन से स्कूल में या कौन से अकेडमी में उनका एडमिशन हुआ, कब पता चला कि वो सुन नहीं सकती, कब डॉक्टर्स ने कब फाइनल किया कि ये सुन नहीं सकती, और एवलिन ने ऐसा क्यों कहा कि सब कुछ अंधेरा सा हो चुका है। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, किसने उनकी हेल्प करी, कौन से टीचर ने उनकी हेल्प करी, उन्होंने ऐसा क्या किया कि हेल्प करने के लिए, वो म्यूजिक कैसे सुनती थी, ये सारी चीजें जो है रिपीटेडली आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ना सेकंड चैप्टर या सेकंड पार्ट जो है वो है आपका द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान के बारे में ये चैप्टर बताता है ना, ऑलरेडी इसका एक डिटेल्ड चैप्टर जो है मैंने वीडियो जो है ऑलरेडी बना रखा है, आप प्लीज उसको जाके देखिए। दिस इज ओनली फॉर समरी पर्पस। तो बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में यहाँ पे बताया गया है दैट द स्टोरी टॉक्स अबाउट हाउ अ स्मॉल टाउन बॉय बिकेम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, जिसने एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को पूरी दुनिया में फैला दिया और उसके साथ पूरे भारत देश को फुल वर्ल्ड के अंदर उन्होंने क्या है एक तरीके से लोगों के सामने ऊंचा किया है ना। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें बताया जाए देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वन इज पुंगी एंड वन इज शहनाई। आपको फोटो में दिख रहा होगा पुंगी और शहनाई के बारे में। ठीक है, पुंगी जो होती थी, जैसे अभी भी कुछ लोग कुछ जगहों पे इनको बजाया जाता है। औरंगजेब जो
किंग थे, उन्होंने एम्परर थे, उन एम्परर ने क्या किया, उस पुंगी को जो है बैन कर दिया था, ये कहकर कि उसकी बहुत गंदी आवाज है तो उसको बैन कर दिया जाए। जब उसको बैन कर दिया तो कुछ बार्बर, एक बार्बर थे जो कि म्यूजिशियन, एक म्यूजिकल फैमिली से आते थे, वो बार्बर थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया इंस्ट्रूमेंट का एक तरीके से इन्वेंशन किया कह सकते हैं हम, और उन्होंने क्या किया, उसको दरबार में, राजा के दरबार में वहां पे बजाया उसको। ठीक है, तो जब वो दरबार में बजा तो लोगों को बहुत पसंद आया, नया इंस्ट्रूमेंट था, उसका नाम फिर उन्होंने रख दिया शहनाई। शहनाई मतलब एक तो शाह के जो दरबार में बजा इसलिए शह, और नाई क्यों, क्योंकि एक बार्बर ने उसको बनाया था, तो इसलिए उस वजह से उसका नाम शहनाई करके वहां पे रख दिया गया। ठीक है, और धीरे धीरे करके शहनाई जो था वो लोगों में बहुत ज्यादा फेमस होने लगा, क्यों, क्योंकि उसका साउंड बहुत अच्छा था, और धीरे धीरे करके नॉर्मली मैरिजेस में, फंक्शंस में और इन सब के अंदर जो है इन चीजों को क्या हुआ, जो है वहां पे शहनाई को क्या है बहुत ज्यादा मिलने लगा, और इन चीजों को यूज करने लगे शहनाई को। और ऐसा हो गया कि मैरिजेस और फंक्शंस में बिना शहनाई के काम ही नहीं चलता था, मतलब वो तो वहां पे रहना ही, इसको ऑस्पिशियस मतलब एक तरीके से आप कहते हैं बहुत ही शुभ माना जाता था, है ना, शहनाई बजाना शुभ माना जाता था, इसलिए उसको यूज करने लगे। अब जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने ये सीखना चालू किया तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके, लोगों को इतना पता नहीं था क्योंकि नया इंस्ट्रूमेंट था, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो एक ऐसी फैमिली से आते थे जो म्यूजिकल फैमिली, यानी उनके पुरख लोग, जो पुरखे हैं, मतलब जो उनके पापा दादा और जितने भी लोग हैं फैमिली मेंबर्स, वो सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले थे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने जो है शहनाई को सीखना चालू किया, और सीखते सीखते उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है नई नई चीजें सीखी, जब लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि नया नया इंस्ट्रूमेंट था तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। बट व्हेन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान केम इन दैट, और उन्होंने नई नई चीजें, नए नए स्वर, नए नए साउंड इन दैट, नए पिच, हाई पिच, लो पिच, ये सारी चीजें जो है उन्होंने सीखने चालू किया, तो लोगों को पता चला कि शहनाई भी क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा, एक तरीके से बहुत नाम कर सकती है ना। और शहनाई को उन्होंने क्या किया, एक छोटे से जगह पे, बस जहाँ पे लोग बाग क्या सोचते थे सिर्फ शादियों में बजने लायक इंस्ट्रूमेंट है, वहां से उठाकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई को एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट तक, एक स्टेज तक उन्होंने पहुंचाया। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके अंकल लोग और उनके पापा लोग, उनके बारे में यहाँ पे बताया पैराग्राफ 4 और 5 के अंदर आप जब देखेंगे तो उनके अंकल के बारे में वहां पे लिखा हुआ है कि वो कैसे उनके साथ जाके सीखा करते थे, उनके फादर के बारे में लिखा हुआ है, उनका नाम क्या है, वो सब पैराग्राफ नंबर 4 और 5 में है। 6 में हम देखते हैं जब वो 14 ईयर्स ओल्ड थे तो वो क्या है, वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहां पे उन्होंने शहनाई को बजाया, एंड देन ही वाज लाइक, लोग बाग चकित रह गए, और वहां पे जितने लोग आए उन्होंने उनको शाबाशी दी। उसके बाद 1938 में ऑल इंडिया रेडियो जो लखनऊ में फर्स्ट खुला था, तो उन्होंने इसको क्या है, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी को एक तरीके से ब्रेक इन द सेंस उनको कहा कि आप आके बजाइए, तो ऐसे करके उनको वहां पे फर्स्ट एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन मिला लोगों के सामने, अपने जो शहनाई बजाने का लोगों को तक पहुंचाने का एक इंट्रोडक्शन मिला। फिर हम देखते हैं कि 1947 15 अगस्त, जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस डे पे वो पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने रेड फोर्ट पे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे को उन्होंने शहनाई से लोगों का स्वागत भी किया, यानी इतने ऊंचाई तक वो पहुंच चुके थे कि उनको फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के दिन वहां पर रेड फोर्ट पे खड़े, वहां पे बैठकर और शहनाई बजाकर लोगों का स्वागत करने का मौका मिला। फिर हम देखते हैं कि उनको पहली बार वो बाहर अफगानिस्तान गए, वहां के जो राजा है जाहिर शाह, उन्होंने उनको बुलाया था, तो उन्होंने उनके सामने भी परफॉर्मेंस दिया, और वहां पे उनको बहुत सारे गिफ्ट वगैरह दिए गए। और ऐसे करके वहां पे हम देखते हैं कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होने लगी, धीरे धीरे करके वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे। उन्होंने इवन इंडियन जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, उधर भी म्यूजिक दिया उन्होंने, जैसे कि इसमें नाम लिखा है गूंज उठी शहनाई, दिल का खिलौना टूट गया, ऐसे 2-3 कंपोजिशन, 2-3 गाने भी उन्होंने जो है कंपोज किया, शहनाई वगैरह बजाई, 2-3 फिल्मों में भी उन्होंने अपना जो है गाने वगैरह दिया। फिर हम पैराग्राफ 9, 10 और 11 में हम देखते हैं कि कैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जो है इतने ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिला कि जो है बड़े बड़े यूएस के अंदर, अमेरिका जैसे
स्टेट में जो है वहाँ पे कंट्री के अंदर जो है इनको लाइव परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। उसी के साथ में इंडिया में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सिविलियन, सेकंड सिविलियन जो ग्रेटेस्ट अवार्ड है, कौन से पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों अवार्ड जो है बिस्मिल्लाह खान जी को मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया का नाम बहुत ऊंचा किया था। इस तरीके से धीरे धीरे करके उन्होंने भारत रत्न, इवन भारत रत्न भी उनको मिला। यानी सारे सिविलियन जितने भी बड़े अवार्ड्स हैं, सारे अवार्ड्स इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा देने वाले सारे अवार्ड जो है उनको मिल चुके थे। मगर अब भी अगर आप बिस्मिल्लाह खान जी से पूछा जाता है वहां पे, तो वो कहते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो खुश नहीं होते हैं। यानी हाँ, कॉन्सर्ट करने जाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, मगर जब वो बाहर होते हैं तो वो हमेशा भारत के बारे में यानी इंडिया के बारे में ही वो सोचते हैं। और उनके दिमाग में हमेशा उनका बनारस वो एरिया जो है, उनका गंगा का जो किनारा था, वो जो मंदिर था, वो मंदिर वगैरह जो अभी भी उनके दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, तो वो उनके बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि एक स्टूडेंट, यूएस में एक स्टूडेंट बोलता है कि सर आप जो है एक स्कूल खोल लीजिए, मैं खर्च कर दूंगा, आप बस स्कूल खोल दीजिए, आप चलाइए। यूएस में एक स्टूडेंट बोलता है म्यूजिकल क्लास खोलने के लिए। उस समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी बोलते हैं कि तुम स्कूल तो खोल देंगे, क्या तुम गंगा को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो क्या? कहाँ पे? इंडिया से यूएस में शिफ्ट कर सकते हो। उनका कहने का मतलब ये था, जो प्यार उनको देश से है, जो प्यार उनका जगह से है, इंडिया से है, भारत से है, वो चीज उनको यूएस में नहीं मिलेगी। वो एटमॉस्फेयर जो है वो यूएस में नहीं बना सकती। तो इस तरीके से उन्होंने वहां पे जो है ऐसा कहा। और फिर उसके बाद उनसे कल्चरल हेरिटेज के बारे में कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि वो जो है इंडिया के बहुत ही क्या बोलते हैं, एक सांस्कृतिक जो है एक विरासत माना जाता है उनको। क्यों? एक हिंदू, एक मुस्लिम होने के बाद जो है वो एक बहुत अच्छे डिवोटी मुस्लिम थे। और उसके साथ साथ वो जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे तो वो मंदिर में भी बजाते थे। एंड ही वाज लाइक, उनका म्यूजिक बोलता था हर जगह, है ना। वो एक बहुत ही डिवोटी, बहुत ही अच्छे मुस्लिम में थे। उसी के साथ साथ यहाँ पे लिखता है वो कि एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल, मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी वो अपने म्यूजिक को बजाते थे। यानी उनमें ऐसा कोई भेदभाव जैसी भावना नहीं थी। और इसलिए हम उनको एक तरीके से कल्चरल हेरिटेज यानी एक तरह से सांस्कृतिक रूप से जो उनको धरोहर मानते हैं इंडिया के आज, क्योंकि उन्होंने जो नाम देश के लिए किया है बाहर जगहों पर, और उनका जो एक था कि वो देश को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इवन तो उनको बहुत सारे बाहर से बहुत ऑफर मिले होंगे, मगर उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया और उन्होंने यहीं पर लिया। ठीक है, तो ये चीज बिस्मिल्लाह खान जी की है। इसके अंदर मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके समझाया है, बहुत कुछ है। आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। बुक में जो वर्कशॉप दे रखे वो नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो याद ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पोयम वगैरह के अंदर जो है पोयम के वर्कशॉप थोड़े बहुत आ सकते हैं पोयम के, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। पोयम के वर्कशॉप मीनिंग आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जो पोयम है विंड, वो विंड हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई नो दैट वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, तो अगले वीडियो में हम जो है पोयम को हम देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश। आई बिलीव आप लोग स्कूल आए होंगे या ऑलरेडी आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो हम आप प्रॉपरली आप काम करते रहिए। जैसे मैंने ग्रुप में बता दिया है कि एक बार सारी बातें कंफर्म हो जाएगी अबाउट द एग्जाम एंड आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मगर तब तक आप कंप्लीट जो है पढ़ाई करते रहिए, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। एज यू नो, जब भी स्कूल आपको बोलता है कि आप डाउट सेशन के लिए आ सकते हैं, तो प्लीज आप आइए, डाउट सेशन क्लियर करिए, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करिए एंड कम विद प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करिए एंड देन यू कैन मूव आउट। तो अपने एग्जाम के लिए आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो कम, स्टे सेफ, अगेन स्टे होम एंड डू योर वर्क, डू prepare for the exam, and till then, bye bye and thank you.